नमस्कार बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 15 दिसंबर 2022 के द बिग न्यूज में चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस नेशनल पेंशन स्कीम। तो दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और नेशनल पेंशन स्कीम से यह कैसे भिन्न है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए यह आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का सुनहरा मौका आप लोगों के पास होगा। तो इसके लिए यह परीक्षा 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक दिया जाएगा जिसमें आप रजिस्टर जाकर के कर सकते हैं। और दोस्तों इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि जो है 18 दिसंबर को ही सुबह 6 बजे तक है। इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि 18 दिसंबर को ही सुबह 11 बजे आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। नो प्रपोजल विथ गवर्नमेंट टू रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम सेज मिनिस्टर। यानी मिनिस्टर का कहना है कि कोई भी प्रपोजल नहीं है। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ राजस्थान, Chhattisgarh and Jharkhand have sent proposal to the central government and the PFRDA to return the accumulated corpus of subscriber under NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। तो दोस्तों इस समय अगर देखा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम नेशनल पेंशन स्कीम चर्चा में आ गया है। इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें उसने प्रॉमिस किया था कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा। तो यहाँ पर जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है कि यह ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर की आय सुनिश्चित करती है। यानी द स्कीम एश्योर्स लाइफ लॉन्ग इनकम post retirement. Under the old scheme, employees get a pension under a predetermined formula which is equivalent to 50% of the last drawn salary. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरानी योजना के तहत कर्मचारियों को एक पूर्व निर्धारित फार्मूले के तहत पेंशन मिलती है जो अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। दोस्तों इस स्कीम के तहत दे आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द रिवीजन ऑफ डियरनेस रिलीफ यानी डीआर महंगाई राहत के संशोधन का भी लाभ मिलता है। भुगतान निश्चित है और वेतन से कोई कटौती नहीं हुई है। इसके अलावा ओपीएस के तहत सामान्य भविष्य निधि का भी प्रावधान था। जीपीएफ केवल भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों यह पेंशन योजना 2004 में बंद कर दी गई और दोस्तों पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार ही वहन करती थी। वहीं एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। तो कर्मचारी अपनी सैलरी में से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है जो इसे निवेश करता है। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में क्या चिंताएं हैं? व्हाट इज कंसर्न अबाउट द ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम? तो इसमें दिया है अनफंडेड पेंशन देनदारी यानी देयर वाज नो कॉर्पस स्पेसिफिकली फॉर pension which would grow continuously and could be dipped into for payments। यानी विशेष रूप से पेंशन के लिए कोई कार्पस नहीं था जो लगातार बढ़ेगा। दोस्तों भारत सरकार के बजट में हर साल पेंशन का प्रावधान था। भविष्य में साल दर साल कैसे भुगतान किया जाए इस पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। दूसरा कंसर्न है कि यह अनस्टेबल है, अस्थिर है। यानी पेंशन लाइबिलिटीज वुड कीप क्लाइंबिंग सिंस पेंशनर्स बेनिफिट increase every year like salary of existing employees,
पेंशनर्स गेन फ्रॉम इंडेक्सेशन और व्हाट इज कॉल्ड डियरनेस रिलीफ, यानी पेंशन देनदारियां बढ़ती रहेंगी क्योंकि पेंशनरों के साथ लाभ हर साल बढ़ते हैं, जैसे मौजूदा कर्मचारियों के वेतन, इंडेक्सेशन से प्राप्त पेंशन भोगियों या जिसे महंगाई राहत कहा जाता है। और दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी और दीर्घायु में वृद्धि का अर्थ विस्तारित भुगतान होगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर भारी पेंशन का बोझ बढ़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सा जानना आवश्यक है। आप देख सकते हैं द गैलोपिंग पेंशन बिल, तो यहाँ हर स्टेट का अलग अलग दिया गया है। यहीं पर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस की बात करते हैं, ओपीएस बनाम एनपीएस। तो इसमें जो डिफरेंसेस है, अगर पहला डिफरेंस की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है कि पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, जबकि एनपीएस में अगर बात किया जाए तो शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। दोस्तों, चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है कि पुरानी पेंशन यानी ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। इसी तरह से ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। इसी तरह से अगला अंतर जो है, ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण अंतर है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, कि ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। दोस्तों, ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम नई पेंशन स्कीम, तो सरकार ने चिंताओं को इसमें कैसे दूर किया। 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सामाजिक आयु सुरक्षा परियोजना के लिए एक रिपोर्ट जारी की, और इस तरह से द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ OASIS यानी OASIS का प्राथमिक उद्देश्य उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित था जिनके पास वृद्धावस्था आय सुरक्षा नहीं थी। द OASIS यानी ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी report recommended individual could invest in 3 types of fund, that is safe यानी सुरक्षित, बैलेंस एंड ग्रोथ संतुलित और विकास, जिसे 6 फंड प्रबंधकों द्वारा जारी किया जाता है। तो the balance would be invested in corporate bonds or government securities. Individual would have unique retirement account and would be required to invest at least 500 per year, यानी कम से कम 500 रुपए प्रति वर्ष निवेश करने की आवश्यकता होगी। सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति खाते से कम 2 लाख रुपए का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्कीम के तहत। और दोस्तों, एनपीएस कैसे अस्तित्व में आया, तो एनपीएस के बारे में अगर हम बात करते हैं, हाउ एनपीएस केम इनटू बीइंग, तो ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी रिपोर्ट नई पेंशन योजना का आधार बनी, जिसे दिसंबर 2003 में अधिसूचित किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2004 सशस्त्र बलों को छोड़कर
प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की। तो एनपीएस को सरकार द्वारा पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के एक तरीके के रूप में लॉन्च किया गया। और अकॉर्डिंग टू ए न्यूज रिपोर्ट that cited research from the early 2000, India's pension debt was reaching uncountable level। यानी 2000 के दशक की शुरुआत से शोध का हवाला देने वाली एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत का पेंशन ऋण बेकाबू स्तर पर पहुंच रहा था। तो एनपीएस की शुरुआत पर केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में संशोधन भी किया गया। और दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद वे पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं और शेष का उपयोग नियमित आय के लिए वार्षिकी खरीदने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एनपीएस की विशेषताओं की अगर बात किया जाए, फीचर ऑफ एनपीएस, तो एनपीएस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड नियामक एंड विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन द कंट्री। दोस्तों, एनपीएस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन कंट्री। यानी एनपीएस को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एनपीएस के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत स्वामी है। और एनपीएस का ऑल सिटीजन मॉडल भारत के सभी नागरिकों की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने की अनुमति देता है। दोस्तों, द फंड्स आर द इन्वेस्टेड इन ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम थ्रू पेंशन फंड मैनेजर, यानी इसके बाद फंड को पेंशन फंड मैनेजर के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। दोस्तों, एनपीएस में सरकार द्वारा नियोजित लोग एनपीएस में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जैसा कि हमने अंतर में आपको बताया था। वित्त मंत्रालय ने 2019 में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन फंड और निवेश पैटर्न चुनने का भी विकल्प है। सेवानिवृत्ति पर वह 60% कोष निकाल सकते हैं जो कर मुक्त है। शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है जिस पर कर लगता है। इवन प्राइवेट इंडिविजुअल कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम, यहां तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प को चुन सकता है। एनपीएस को आप इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। दोस्तों, एनपीएस से संबंधित मुद्दों की अगर बात की जाए तो अनलाइक old pension scheme, the NPS requires employees to deposit 10% of the basic pay along with dearness allowances। कोई जीपीएफ लाभ नहीं है और पेंशन की राशि तय नहीं है। The major issue with the scheme is that it is market linked and return based। In simple term, the payout is uncertain। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो भुगतान अनिश्चित है। यही कारण है कि यह नेशनल पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा है और कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की गई। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुनः सत्ता वापस पाई। इस पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, आज के लिए प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इस योजना के लिए क्या पात्रता मानदंड हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।